हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन समय समय पर नई अपडेट प्राप्त करते रहे। धन्यवाद। नमस्कार भैया बहनों, इस कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के काल के अंतर्गत हम सभी वर्तमान में घर पर ही है, जिस कारण हम अध्ययन से भी दूर है। लेकिन ई कक्षाओं के माध्यम से हम अध्ययन से जुड़कर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय को शुरू करते हैं। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही इसमें शुरू के 3 अध्याय भारतीय इतिहास से संबंधित है। और भारतीय इतिहास को अगर समझना हो तो इतिहास को जानना ज़रूरी है, और इतिहास को जानना है तो इसके कालक्रम अनुसार इसकी जानकारी, उसकी भूमिका हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो इसको समझने में और लंबे समय तक स्मृति में बनाए रखने में हमें सुविधा रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता से 1947 ईस्वी तक के इतिहास की अगर बात करें, भारतीय इतिहास की, तो इसे मूल रूप से 5 भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। 5 भागों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2350 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1750 ईस्वी तक का जो काल रहा वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस समय की गणना कैसे ध्यान में आई तो कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से यह समय की गणना निकल कर आई। इतिहासकारों ने इसे निकाला। हमने कक्षा 9 के अंदर कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ऐसी कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी सभ्यताएं इनके अंतर्गत ही आती है। आगे बात करें, इसके पश्चात 1750 ईस्वी के पश्चात वैदिक काल के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके अंतर्गत 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास रहा, जिसके दौरान आर्य भारत में आए और आर्यों ने वेदों की रचना करना प्रारंभ किया, उन्हें लिखना प्रारंभ किया। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में विभक्त हो गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा, और 1000 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल का रहा। ये 2 भागों में इसलिए विभक्त हुआ कि पूर्व वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कुछ अलग थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते बिल्कुल ही दूसरी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भारतीय इतिहास में उभर कर सामने आई। वो क्यों आई तो ध्यान में आता है कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हो गया, और लोहे के आविष्कार होने के कारण अनेकों लोहे से वस्तुएं बनने लगी। तो इससे सामाजिक और आर्थिक स्थितियां में परिवर्तन आया और एक नए सभ्यता की शुरुआत देखने को मिली। इसके पश्चात 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात भारत के अंदर अगर देखा जाए तो महाजनपद कालों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या व्यवस्था थी तो लोग कबीलों के अंदर रहते थे। धीरे धीरे ये कबीले मिलकर जनपद बन गए, और जब ये जनपद बन गए तो इन जनपदों में जो शक्तिशाली जनपद होते थे, इन जनपदों ने कमज़ोर आसपास के जनपदों को पराजित कर अपने में मिला दिया, और धीरे धीरे एक विशाल जनपदों का निर्माण हुआ, जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। जनपदीय व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे
महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली जनपद जो हुआ करता था वो मगध का था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना, आपने नाम सुना होगा, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो इस प्रकार से महाजनपद काल की शुरुआत हुई और 600 ईस्वी से पूर्व से लगाकर 322 ईस्वी तक का जो काल रहा वह महाजनपद काल रहा। फिर मगध साम्राज्य के अत्याचारों से जब वहाँ की जनता त्रस्त हुई तो 322 ईस्वी पूर्व से 1206 ईस्वी पूर्व भारत में वंशीय परंपरा की शुरुआत हुई और एक स्वर्णिम भारत का दौर उभर कर सामने आया। स्वर्णिम भारत का काल भारतीय इतिहास में सामने आया। स्वर्णिम भारत इसलिए इस काल के दौरान भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से उच्च स्तर का कार्य देखने को मिला। 1206 ईस्वी के पश्चात धीरे धीरे वंशीय परंपरा समाप्त हुई। भारत में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होना शुरू हो गया 12वीं शताब्दी तक आते आते, और 1206 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक का इतिहास मध्यकाल का रहा। इस मध्यकाल के अंदर हम सुल्तान काल और मुग़ल काल, ये दो प्रकार के कालों को पढ़ेंगे। सुल्तान काल के अंतर्गत खलीफा का प्रतिनिधि जो हुआ करता था वो सुल्तान हुआ करता था, और फिर मध्यकाल के अंदर ही 1526 ईस्वी तक, ईस्वी के बाद का जो इतिहास पढ़ेंगे मध्यकाल का, उसके अंतर्गत हम मुग़ल काल पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो बादशाह हुआ करता था वो स्वतंत्र शासक के रूप में हमको वहाँ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम तीसरे अध्याय में कक्षा 10 में आधुनिक काल को पढ़ेंगे, जो कि 1707 ईस्वी से लगाकर 1947 ईस्वी तक के इतिहास को हम समझेंगे। आपकी कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके अंदर हम इन 3 कालों को विस्तृत रूप से समझेंगे और 3 अध्यायों के माध्यम से ये 3 काल हम भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम महाजनपद काल से भारतीय इतिहास को शुरू करते हैं। स्वर्णिम भारत 1206 ईस्वी तक का भारत का इतिहास पहले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्याय 1 शुरू करते हैं, महाजनपद काल। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का इतिहास। अध्याय 1 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने पारंपरिक उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। ध्यान रखना, समुद्र पार प्रदेशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। हमने कक्षा 9 के अंदर इस सांस्कृतिक भारत के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझा है कि भारत ने इन सभी देशों में जाकर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को विस्तृत रूप से वहाँ फैलाने का कार्य भारतीयों ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया, जिससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई।
कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक काल में राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। इस कारण इन राज्यों ने कमज़ोर और कम शक्तिशाली राज्यों को अपने में मिलाकर जनपदों को महाजनपदों के रूप में विभक्त कर दिया और एक नए इतिहास की शुरुआत हुई भारत में 600 ईस्वी पूर्व के आसपास महाजनपद काल। तो आइए जनपद काल को समझते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। ध्यान रखना, 600 ईस्वी पूर्व के आसपास बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये ध्यान में आता है कि 16 महाजनपद थे भारत में विद्यमान। 16 महाजनपदों की अगर बात करें तो पहला महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। दूसरे महाजनपद की बात करें तो कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे वर्तमान में आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। अंग, जिसकी राजधानी चंपा। मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसकी राजधानी 2 थी या 2 नामों से इनको जाना जाता था, राजगृह या गिरिव्रज। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह या मिथिला। मल की राजधानी कुशावती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी 2 थी। बुद्ध काल में ये 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसके अंतर्गत उत्तरी भाग की राजधानी साकेत बन गई और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो गई। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी, लेकिन बुद्ध काल के आते आते ये 2 भागों में विभक्त हो गया और साकेत एक भाग की राजधानी, दूसरे भाग की राजधानी श्रावस्ती रही। 10वां महाजनपद था पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। 11वां महाजनपद मत्स्य, जो कि राजस्थान से संबंधित है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 12वां महाजनपद भी सूरसेन, जो राजस्थान से संबंधित था, जिसकी राजधानी मथुरा सुरसेनाई थी या मेथुरा थी। 13वां महाजनपद अशोक, जो कि दक्षिण भारत का एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन या पाटेली थी। 14वां महाजनपद था अवंती, जिसकी राजधानी 2 भागों में विभक्त थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 15वां जनपद था महाजनपद गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। 16वां महाजनपद था कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। तो इस प्रकार से भारतीय महाजनपदीय व्यवस्था में 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सभी इन 16 महाजन ठीक से याद कर ले वे, ताकि इनकी परीक्षाओं में अगर राजधानियाँ पूछ ली जाए तो हम इनका उत्तर लिख सकें। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य स्थापित थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। ध्यान रखना, ये 4 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिसमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के
कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेही। ये कुछ और प्रमुख राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक हमको जनपद उस समय देखने को मिलते हैं। राजस्थान के प्रमुख जनपदों की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब के मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई और धीरे धीरे यहाँ ही बस गई और निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान के पूर्वी भाग या जनपदीय व्यवस्था की बात करें तो पहला जनपद हमको देखने को मिलता, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है जांगल जनपद। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और महेंद्र जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। ध्यान रखना, जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जागलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में जय जागलधर बादशाह लिखा मिलता है। दूसरा राजस्थान का जनपद था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की बात करें तो वर्तमान का जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती के नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर के पास में ही एक स्थान है विराटनगर, वह इसकी राजधानी थी। वर्तमान में बेराट नाम से ये जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। ध्यान रखना, मत्स्य जो महाजनपद था प्रारंभ के अंदर ये चेदी राज्य का भाग था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में आते आते ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। तीसरा जनपद था राजस्थान का महत्वपूर्ण जनपद सूरसेन जनपद। आधुनिक ब्रज क्षेत्र यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु वंश का शासन था। वर्तमान में जो यादव कहलाते हैं उनका। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। ध्यान रखना, श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। चौथा जनपद, अंतिम जनपद राजस्थान का सिवी जनपद, जिसकी राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने इसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान के पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन परिवारों के
प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अन्य विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगीय शलाकाएँ काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी हुई और धीरे धीरे जनपदीय व्यवस्था और महाजनपदीय व्यवस्था का अंत हुआ और भारत के अंदर वंशीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो हम इस अध्याय के दूसरे भाग में वंशीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम मौर्य वंश को विस्तृत रूप से भाग 2 के अंदर समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहनों। इस अब तक के जितने भी अध्याय को हमने पढ़ा, बिंदुओं को हमने समझा, इससे संबंधित मैं छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न आपको PDF में नीचे दे रहा हूँ। इन्हें आप अपनी पुस्तक के अंदर उतार लेवे, इनके उत्तर भी हम लिख लेवे ताकि हमें अभी तुरंत ही याद हो जाए और तुरंत या नया पढ़ा हुआ अगर उसको तुरंत हम लिख देते हैं तो वो हमें लंबे समय तक स्मृति में याद रहता है। धन्यवाद।